नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं रिया राज आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। बाजार समिति स्ट्रांग रूम स्थल का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम और एसएसपी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच होगी काउंटिंग। नगर थाना क्षेत्र से गायब 3 छात्रा का मथुरा में शव मिलने की आशंका। परिजनों में मचा कोहराम। मथुरा के लिए पुलिस की टीम हुई रवाना। और उत्तर बिहार समेत जिले में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान का असर दिखेगा जिले में। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम और एसएसपी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग होगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 जून को मुजफ्फरपुर एवं वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना का कार्य बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र पर पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। इसकी सफल एवं सुव्यवस्थित तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ अहियापुर के बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के मानक एवं दिशा निर्देश के अनुरूप पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अहियापुर स्थित मतगणना केंद्र पर आवश्यक तैयारियां की जा रही है। तैयारी जो ईसीआई की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारे ईसीआई की गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग की सारी तैयारियां चल रही हैं और अंतिम चरण में है। जो काउंटिंग के लिए हॉल वगैरह में टेबल्स लगाने होते हैं, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चूँकि आजकल सारी जो है एंट्री ऑनलाइन होती है और 2-2 पोर्टल पर हम लोग करना होता है, एक पोर्ट पर भी एंट्री होती है, तो उसके लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा लीज लाइन ले रहे हैं वहाँ पर। और ट्रेनिंग भी जो हमारे काउंटिंग में पर्सनल लगेंगे उनकी भी 2 बार ट्रेनिंग होनी है। उसके लिए भी नाम चिन्हित करके उनको फिर जो है नियुक्ति पत्र देना, ट्रेनिंग के लिए बुलाना, ये सब सारा हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है काउंटिंग के दिन और काउंटिंग के बाद भी, उसको लेकर के भी संयुक्त आदेश की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। और जितने भी हमारे काउंटिंग के एजेंट रहेंगे, विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न कैंडिडेट्स के, उनको पास वगैरह भी हम लोग निर्गत करेंगे और डिटेल एडवाइजरी भी अभी कुछ दिनों में हम लोग जारी करेंगे। अभी हम लोगों का स्ट्रांग रूम सील होने के बाद 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगा करके मॉनिटरिंग हो रही है। और जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ के जवान सब लोग लगे हुए हैं। वहाँ जो हम लोगों का कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहाँ सीसीटीवी कैमरे का फीड है, वहाँ हम लोगों ने अवगत करा दिया है लिखित रूप से कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो अपने भी प्रतिनिधि वहाँ रख सकते हैं। हम लोगों ने मौखिक रूप से भी बता दिया है, लिखित रूप से भी बता दिया है, तो उनके भी प्रतिनिधि वहाँ हैं। अगर वो बाद में भी आते हैं तो उनका स्वागत है। और वो लोग भी 24 घंटे उसकी निगरानी रख सकते हैं स्ट्रांग रूम की। तो सारी जो गाइडलाइंस हैं ईसीआई की हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है, मतदान का प्रतिशत भी इस बार अच्छा रहा है। 2019 का भी जो रिकॉर्ड था वो टूटा है, जबकि 19 में खुद अपने आप में पिछले सालों की तुलना में, पिछले चुनावों की तुलना में काफ़ी मतदान प्रतिशत बढ़ा था। लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा जो है मतदान प्रतिशत रहा है। 62% से ज़्यादा लोकसभा जो क्षेत्र है वैशाली, उसमें मतदान प्रतिशत जो है वो वैशाली पूरे पीसी के जो 6 सेगमेंट्स हैं सबका मिला करके रहा है। तो मतदाताओं का उत्साह बरकरार रखा है। जिस तरह से रहा है उसी तरह से काउंटिंग में भी हम लोग लोगों से यही अपील करेंगे कि जो जो भी परिणाम आए, लेकिन लोगों को जो है विधि व्यवस्था मतलब हम लोगों के बेहतर तरीके से संधारण करने में मदद करनी है। किसी तरह का विजय जुलूस वगैरह ये सब नहीं निकलेगा। जो भी परमिशन रहेगा वही एक्टिविटीज़ अलाउ होंगी। जो गाड़ियाँ जिनको परमिशन रहेंगी उन्हीं को काउंटिंग जो सेंटर है उसके पास आने दिया जाएगा। ये सारा, और जिनको अनुमति रहेगी वही लोग जो है काउंटिंग एजेंट के रूप में काउंटिंग परिसर में
मतगणना हॉल है वहाँ इंटर कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है हम लोग मतगणना। नगर थाना क्षेत्र से गायब 3 छात्रा का मथुरा के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की आशंका पर परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस की टीम मथुरा के लिए रवाना हो गई है। मुजफ्फरपुर से गायब 3 लड़कियों का मथुरा के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की आशंका को लेकर परिवार वालों में मचा कोहराम। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत योगिया मठ और बालूघाट से गायब हुई 3 छात्राओं का मथुरा कनेक्शन सामने आ रहा है। आशंका है कि मथुरा में 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर हुए महिला समेत 3 बच्चियों में से 2 मुजफ्फरपुर की हैं। इसको लेकर नगर थाने की पुलिस की एक टीम मथुरा के लिए सोमवार को रवाना हो गई। पुलिस के साथ बच्चियों के परिजन भी मथुरा गए हैं। बताया गया कि 3 दिन पहले मथुरा के बाजना पुल के समीप मालगाड़ी से कटकर एक महिला समेत 3 की मौत हुई थी। इसमें 2 नाबालिग बच्चियां भी शामिल हैं। एक बच्ची के कपड़े पर मुजफ्फरपुर के टेलर का स्टिकर लगा था, जिसके बाद मथुरा रेल पुलिस द्वारा मुजफ्फरपुर पुलिस को पहचान के लिए तस्वीर भेजी गई थी। तस्वीर की पहचान के लिए रविवार की देर रात पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को नगर थाने पर बुलाया था और पुलिस ने बच्चियों के फोटो परिजन को दिखाए। तब योगिया मठ की दोनों छात्राओं के परिजनों ने फोटो देखकर आशंका जताई कि वे उनकी ही बच्चियां हैं। 8वीं की छात्रा का चेहरा और 9वीं की छात्रा के कपड़े मिल रहे थे। वहीं तीसरे शव को देखने के बाद बालूघाट इलाके की छात्रा के परिजनों ने उसे अपनी पुत्री का शव होने से इनकार कर दिया। कहा कि शव उम्र दराज महिला का है। आपको बता दें कि बीते 13 मई को तीनों छात्राएं घर पर पत्र छोड़ कर निकल गई थी। पत्र में लिखा था कि बाबा ने बुलाया है, भक्ति के लिए हिमालय जा रहे हैं। किसी ने तलाश करने या वापस बुलाने की कोशिश की तो तीनों खुदकुशी कर लेंगे। पत्र में छात्राओं ने लिखा था कि 3 माह बाद 13 अगस्त को तीनों बाबा से मिलकर खुद वापस आ जाएंगी। छात्राओं के परिजनों ने 14 मई को नगर थाने की पुलिस को आवेदन दिया था। परिजनों का आरोप है कि थाने पर गए तो आवेदन नहीं लिया गया। कई दिनों तक थाने का चक्कर लगाना पड़ा, तब जाकर एसएसपी के पास गए। फिर 22 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई, यानी 9 दिनों बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और देर रात फोटो पहचानने के लिए नगर थाना पर बुलाया गया था। आज परिवार के सदस्य और पुलिस पहचान के लिए मथुरा गई है। 13 तारीख को बच्ची गायब हुई। अच्छा, 13 तारीख को गायब हुई। हम लोग 14 तारीख को पहुंचे थाना पर ही। एफआईआर कहा कि एफआईआर आप लोग दर्ज करवाइए। हम लोग वकील से लिखवा कर सब मैटर उटर सारा चीज दिए, लेकिन फिर गए थाना पे। वहां पे हम लोग को भगला दिया गया कि ये नहीं है, वो लिखवा के लाइए, वो लिखवा के लाइए। फिर जाते जाते आज देख लीजिए हमारे पास कितना एफआईआर का कॉपी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई। तो फिर शायद कोई है कि एसपी के पास शायद गया, मैडम के पास कि क्या नहीं कहेंगे। फिर थाना से हमको फोन आया 22 तारीख का शायद है, शायद 22 तारीख को लिया, 22 की 23 तारीख को हम लोग से एफआईआर दर्ज करवाया, बुलाकर फोन करके। चाहे दबाव में हो, दबाव हुआ पड़ा होगा ऊपर से। तो जी हम लोग जी, तो फिर एफआईआर में क्या दर्ज करा थे? कितने बच्चे गायब थे यहाँ से? 3 बच्ची, दो बच्ची यहाँ से, 2 बच्ची गायब थी। एगो बालूघाट थे और एगो बालू जो माही जो है सो फोन करके बुलाई थी माही। उसके वहाँ गए हम लोग को यहाँ कह के गई थी। दोनों हमारी बच्ची गई थी मंदिर के लिए निकली, हमारी भतीजी और वो लड़की बगल में माही है माया है माया कि माही फोन करके बुलाई। अब ये सब गए कि हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर से स्कूल जाएंगे और स्कूल से भतीजी भी हमारी गई थी, छोटी वाली भतीजी। अच्छा, तक अभी तक नहीं मिली ना? नहीं मिली। और कल हम लोग को बुलाया गया कि थाना पे आइए, आप लोग जल्दी शिविर आइए। हम लोग थाना पे गए। अच्छा, तो हम एक ही फोटो देखे तो हम वहीं पर चक्कर आके गिर गए। कल क्या बोला था थाना पे बुला के? क्या बोला? कहा कि जल्दी आप थाना पे आइए। अच्छा। आप लोग जल्दी थाना पे आइए। बस इतना ही फोन पे बात हुआ भैया को। उसके बाद हम लोग गए थाना पे, तो हमारा छोटा भाई है पहले से बैठा हुआ था, वो देख रहा था। तो हम देखे, हमको एक ही बार देखे कि बच्ची है पूरा। कैसे पहचान कैसे किया?
हम एक ही झलक देखे हम चक्कर आके गिर गया तो हमको लाद उठ कर सब घर पे लिया। पहचान में पूरा इसके बाद अच्छा, पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था एफआईआर के बाद क्या? हाँ? पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था क्या? आज पुलिस चाहता तो हमारी बच्ची घर पे रहती। पुलिस की लापरवाही से आज हमें बच्ची आज तक नहीं मिली है। कल आके बुलाया कि आगे देखिए आप लोग अपना बच्ची को पहचान कीजिए। अभी मथुरा की जानकारी बता रहे थे। मथुरा अब प्रशासन लेके गया है, हमारे भाभी गई है और छोटा भाई गए। अच्छा, मथुरा से पुलिस आई थी? मथुरा से पुलिस नहीं आई है, यहाँ से लोग गए हैं? यहाँ से गए हैं पहचान करने के लिए ना? पहचान करने के लिए। जी, क्या मतलब पुलिस थाना पे जा रहे थे, क्या बोला जा रहा था? वहाँ हम लोग को दम दौड़ाया जा रहा था, भगला दिया जा रहा था, उल्टा सीधा बोल जानिए रहे हैं। पर थाना का क्या स्थिति है बिहार का। हम लोग यूपी पुलिस में गए तो वहाँ भी यहाँ का प्रशासन को उल्टा सीधा बोल रहा था कि आज आप यहाँ का लोकेशन दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे, आप खोज के आपके बच्ची को देंगे। जब हम लोग को वहाँ का प्रशासन साथ देने के लिए तैयार था, हम लोग को 14 तारीख का यहाँ तक कानपुर का लोकेशन दिया। उसके बाद हम लोग मांगते रह गए, फोन 100 बार दिन भर में करते रह गए कि हम लोग को लोकेशन खाली भेज दीजिए, हम अपनी बच्ची को खोज लेंगे। यहाँ से 6 आदमी गए थे, 20-25 हजार रुपया खर्चा करके आए हैं वहां से। हम खाली इतने प्रशासन को बोलते थे कि हमको आप खाली लोकेशन दीजिए, हम चप्पा चप्पा छान रहे थे, लेकिन लोकेशन यहाँ से नहीं भेजा गया। हमको एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, 2 दिन के बाद फिर एफआईआर वापस कर दी, नहीं किया। अभी आपके घर से लोग गए हैं पहचान करने के लिए मथुरा? हाँ गए हैं। मथुरा रेलवे ट्रैक पर मुजफ्फरपुर की बच्चियों का शव मिलने की आशंका की यह घटना वास्तव में सत्य है या नहीं, इसकी जांच करने सोमवार को टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह खुद इस केस से जुड़े और हर बिंदु पर जांच में जुट गए हैं। टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को नाबालिग के बालू घाट स्थित स्कूल और जिस टेलर के यहां का नाबालिग के ड्रेस पर स्टिकर था वहां जाकर जानकारी ली, साथ ही परिजनों के घर पर जाकर घटना से संबंधित पूछताछ की। पूरे मामले को लेकर टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मथुरा पुलिस के माध्यम से पता चला कि 3 शव मिले हैं, जिसके बाद एक टीम को मथुरा भेजा गया है। वहां पहुंचने के बाद ही स्पष्ट रूप से शव की पहचान होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्ची गुम मामले में एसआईटी गठित है, पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जांच इसकी चल रही है कि 3 बच्चियां मिसिंग हुई थी और उसमें परिजनों ने शिकायत की थी, तो हमें मथुरा पुलिस के माध्यम से पता चला था कि वहाँ 3 डेड बॉडी मिली है। कल हमें पता चला, तो उसी की शनाख्त के लिए इंटरोगेशन चल रही है। तो परिजन हमने भेजे हैं मथुरा, उनकी शनाख्त के लिए चल रहा है। अभी चूंकि केस अनुसंधान के अंतर्गत है तो अभी बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, तो हम लोग लगे हुए हैं सारा दिन। उसी दिन से एसआईटी बनाई हुई थी एसएसपी सर द्वारा, एसपी सिटी सर की सुपरविजन में और हमारे नेतृत्व में एसआईटी चल रही है और उसी दिन से खंगाला जा रहा है सारा सीसीटीवी है। अभी हमें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी मथुरा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, तो उसमें हम शनाख्त के लिए भेजे हैं इनको। गई पहुंचने वाले होंगे लोग। ये पूछताछ का आरोप है कि सर एफआईआर में विलंब हुआ है सर। ना ऐसा नहीं है। पुलिस जैसे ही उनको मिला है तुरंत उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। जो हमारी एसओपी है पीएचक्यू की, पुलिस हेडक्वार्टर की, कि क्या क्या करना चाहिए आप उसमें, कि आपको सीसीटीवी फुटेज देखना है, सीडीआर एनालिसिस करना है, पैम्पलेट्स छपवाने हैं, छापेमारी भी करनी है, मिसिंग फॉर्म होता है वो देखना है, वो सारा प्रोसीजर। ये गलत है। परिजनों से यहाँ पे बातचीत है, परिजनों से कुछ नई चीजें हमें मिली हैं, जैसे मथुरा पुलिस ने जो हमें बताया है, तो एक बार नई चीजों की पुष्टि के लिए पूछताछ के लिए पुलिस आई हुई है, वो चल रहा है। टीम को रवाना कर दिया गया। टीम हाँ सुबह ही रवाना हो चुकी है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती एईएस से पीड़ित बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। इन दिनों बिहार में तापमान के बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का खतरा बढ़ रहा है। मौसम की तल्खी और हवा में नमी की अधिकता के कारण एईएस नामक बीमारी से अब तक 15 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। हालांकि सभी बच्चे अभी स्वस्थ हैं। इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। चिंता की ये बात है कि मुजफ्फरपुर जिले से जो 9 बच्चे एईएस से पीड़ित मिले हैं, वो इस बार नए प्रखंड के मिले हैं।
इन प्रखंडों से पहले एईएस के मरीज नहीं मिले थे। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है, साथ ही जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें कि एईएस को चमकी बुखार या मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। चमकी बुखार को बिल्कुल हल्के में ना ले। एईएस होने पर शरीर का मुख्य नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह गंभीर समस्या बच्चों में अधिक होती है। एईएस से पीड़ित बच्चों में बुखार अचानक शुरू होता है, शरीर में ऐंठन होती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए बिना देरी किए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराना जरूरी होता है। इससे जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। अब तक ऐसा देखने को मिला है कि एईएस के शिकार ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे होते हैं। एईएस में मुजफ्फरपुर जिले में अब तक 9 बच्चे का इलाज हुआ है और बच्चे सब स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, ऐसी जानकारी है। और दूसरे जिले के 6 बच्चे हैं। अभी जो बच्चा भर्ती हुआ है, एक अंशु कुमार एक बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कटरा ब्लॉक का है। वो स्कीम से इसमें हाइपोग्लाइसेमिया की पुष्टि हुई है उसकी, और वो भी आज डिस्चार्ज हो गया है। अभी उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आज डिस्चार्ज हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस बार का देखने को मिल रहा है जो 15 बच्चे हैं, 9 बच्चे जो मुजफ्फरपुर जिले के हैं, वो उसमें से कुछ बच्चे नए प्रखंडों से आए हैं, यहाँ पे पहले ये नहीं मिला था, तो उसको लेकर इसीलिए पूरे क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है उन लोगों को अभी तक इसका स्पष्ट कारण पता नहीं है, लेकिन जो है कि बहुत हद तक हम लोग इस बीमारी को काबू करने में हम लोग सफल हुए हैं, इलाज में सफल हुए हैं, और इसीलिए लगातार प्रयास जारी है। नए एरिया आते हैं तो वहाँ भी प्रचार प्रसार हम लोग कराए हुए हैं, और सभी संध्या चौपाल भी हो रहा है, और आशा जीविका आंगनबाड़ी सभी का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का भी सहयोग है। जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदय लगातार जो इस पर निगरानी रखे हुए हैं। बियाडा के अधिकारी द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद उद्यमी बियाडा के अधिकारी से मिलने पहुंचे, नहीं मिले अधिकारी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बेला फेज 2 में कार्य कर रहे टेक्सटाइल्स क्लस्टर के सैकड़ों उद्यमियों को बियाडा के अधिकारियों ने उद्योग को घर पर ले जाने के लिए नोटिस भेज दिया। इसके बाद उद्योग भारती के अध्यक्ष बियाडा के अधिकारी के कार्यालय मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उद्यमियों से बियाडा के डीजीएम नहीं मिले। उद्योग भारती के सदस्य लगातार मिलने के लिए मैसेज भी भिजवाया, लेकिन मेन गेट को बंद कर दिया गया। उद्यमियों का कहना है कि 15 वर्षों का एग्रीमेंट बन चुका है। बियाडा और 15 दिन पहले बिजली का कनेक्शन मिला है। वैसे में फैक्ट्री कहां ले जाएं और कितना का नुकसान होगा, खुद अंदाजा लगा लीजिए। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार चौधरी हुआ, लघु उद्योग भारती का मैं अध्यक्ष हूँ। आज मेरे उद्यमी बंधु हमारे पास पहुंचे हुए थे। इन लोगों का जो नाजायज तरीके से इनका मशीन निकाला जा रहा है, जबकि इन लोगों का कोई इसमें दोष नहीं है। इन लोगों को 2 महीना पहले ही बिजली की कनेक्शन दी गई है, और 6 महीना का टाइम बल्कि बियाडा अपना पूरा भाड़ा ले चुका है। उसके बाद भी उद्यमियों के साथ नाजायज कर रही है। हम लोग इसी विषय पर इनसे रवि रंजन जी से बात करने के लिए आए थे कि डीजीएम से बात करके यह जाने कि उनका पक्ष क्या है। उद्यमी अपने पक्ष को रखे हुए थे हम लोग से आज से 2 दिन पहले। हम लोगों ने उसी संदर्भ में इनसे मिलने के लिए आए। जब इनसे मिलने के लिए समय मांगा गया तो एक गेट पे पहले ताला बंद करवा दिया और बोले कि हम यहाँ नहीं हैं। उसके बाद प्रशासन को इन लोगों ने बुला लिया। हम लोग प्रशासन से भी कहे कि हम लोग को मिलने दिया जाए। संगठन के लोग आए हुए हैं, संगठन के 3-4 बड़े अधिकारी भी आए थे। वो लोग भी चाह रहे थे कि जो मिले, उन लोगों को भी मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद 1.5-2 घंटा तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। उस बैठने के बाद वो रवि रंजन जी भीतर से निकले। रवि रंजन जी यहीं उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी उद्यमी से मिलना है वो उचित नहीं समझे। आप लोग घेराव किए हैं? नहीं, घेराव हम लोग इसलिए किया क्योंकि गेट वो लोग खुद बंद किए हुए था। तो हम लोग कहे कि यहीं हम लोग बैठते हैं, उनका इंतजार करते हैं। क्या मांग है मुख्ता आप लोग? मुख्ता हम लोग की माने है कि जो हमारे उद्यमी जिस स्थिति में वहाँ क्लस्टर में रोजगार चला रहे थे, उसी हिसाब से इनको चला न दिया जाए। क्योंकि इन लोगों का अभी तक न तो कार्यशील पूंजी रिलीज हुई है, ये लोग अपने बदौलत कार्य कर रहे हैं, और लॉनी भी हो गए हुए हैं। क्योंकि कुछ पैसा इन लोगों को दे दिया गया था। पहले तो ये बेकार थे, आज कर्जदार भी है। आज अगर बियाडा इनकी मशीनें निकाल के फेंक देती है तो यह पूर्णतः घर से बर्बाद हो जाएंगे। और जो नवयुवक यहाँ के फैक्ट्री लगाने आए थे, आज वो बेकार के बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार हैं।
और क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? अगर यदि आज तो हम लोग नहीं मिल पाए हैं, अभी हम लोग फिर 6 बजे बैठेंगे, बैठक है हम लोग की लघु उद्योग भारती की। लघु उद्योग भारती उसके बाद कल से आगे की रणनीति बनाएगी, उस हिसाब से आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन योजनाओं को लेकर अभी चुनाव प्रचार में लगे हैं, उन योजनाओं का ढोल फटता नजर आ रहा है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। बीजेपी और जदयू की सरकार की योजना बिहार में उद्योगों की स्थापना को ध्यान में रखकर बनाई थी, ताकि छोटे उद्योगपति अपना उद्योग लगा सकें और इन छोटे मोटे उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर नोएडा और दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं, उनका पलायन भी रुके। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ढोल के चिथड़े उड़ गए हैं। उत्तर बिहार समेत जिले में प्रचंड गर्मी से लोग दिन भर परेशान रहे। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। मुजफ्फरपुर समेत पूरा उत्तर बिहार इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी का सेहत पर असर पड़ रहा है। अस्पतालों में धूप के कारण बीमार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग अधिक बीमार पड़ रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़े हैं। सदर अस्पताल और SKMCH मिलाकर रोजाना औसतन 500 मरीज OPD में पहुंच रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ से जूझने की शिकायत के बाद भर्ती हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। सिविल सर्जन ने बताया कि हीट वेव को देखते हुए सदर अस्पताल में बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। गर्मी के दौरान लू चलने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में समय समय पर पानी पीते रहें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। फल और सब्जियां अपनी डाइट में भरपूर शामिल करें। हीट वेव से बचना है तो बिना जरूरी घर से बाहर जाने से बचें। घर के अंदर फैन, कूलर, AC में रहें। अगर ये चीजें घर में नहीं है तो पर्दे या शेड्स लगा कर रहें। जब भी लू चले तो सीधे तौर पर सूर्य की रोशनी में न आए। अगर किसी वजह से बाहर जा भी रहे हैं तो टोपी, गमछा, चश्मा का इस्तेमाल करना न भूले। लाइट कलर की ढीले कपड़े ही पहने, जिससे स्किन प्रोटेक्ट हो सके। गर्मी और लू के दौरान ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज्यादा वर्कआउट करने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। अगर बाहर लू तेज चल रही है तो कभी भी गलती से भी खाली पेट घर से ना निकले। ऐसा करने पर गर्मी और धूप से चक्कर आ सकता है। इसलिए जब भी घर से बाहर जाएं तो कुछ खाने के बाद ही जाएं। मुजफ्फरपुर में जैसा कि विदित है, हीट वेव जो है पूरे बिहार में प्रभावित कर रहा है। यह जिला भी उसी में शामिल है और यहाँ पर हम लोग अपने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को इस संबंध में अलर्ट कर दिए हैं और सबको सूचित भी किया गया है कि इस जो भी अपने जागरण प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चलाते रहें। बच्चों को धूप में निकलने के लिए नहीं दें। पर्याप्त मात्रा में पानी और फलदार जो है रसदार सब फल का प्रयोग करें और ORS पाउडर आवश्यकता अनुसार ORS पाउडर लें। अगर फीवर की स्थिति आए तो तुरंत निकटती स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं और पानी का पर्याप्त मात्रा सर को या पूरे शरीर को बढ़िया से कवर करके रखें और ज़्यादा हो तो स्पंजिंग भी कर सकते हैं। देह गर्म ज़्यादा हो तो स्पंजिंग भी कर सकते हैं। हीट वेव के मरीजों के लिए कुछ बेड हाँ, हर जगह हर हॉस्पिटल में बेड हम लोग कर दिए हैं। सदर अस्पताल में भी बेड किए हुए हैं और इसके लिए जो है सारे इंतजाम है और चिकित्सकों को अलर्ट रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया जा चुका है और उसकी निगरानी भी की जा रही है लगातार। हीट वेव के मरीजों के लिए कूलर हाँ, उसको भी ठीक करा दिया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है।
तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते आगे की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर रामचंद्र शाही संग्रहालय द्वारा छात्रों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संग्रहालय के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से रामचंद्र शाही संग्रहालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर चित्रांकन प्रतियोगिता तथा विरासत प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सहभागिता ली। प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने वाले तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज संग्रहालय में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत उद्बोधन के माध्यम से संग्रहालय के सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विमल तिवारी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला तथा संग्रहालय द्वारा आम जनमानस विशेषकर विद्यार्थियों को संग्रहालय के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यक्रमों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भावी पीढ़ी के लिए धरोहरों को संरक्षित किए जाने से संग्रहालय के साथ साथ परिवार की बड़ी भूमिका है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर विजय कुमार शाही ने कहा कि हमें अपने अतीत से सीखने की जरूरत है और अतीत के ही माध्यम से वर्तमान को संवारा जा सकता है। होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के समापन अवसर पर आज रामचंद्र शाही संग्रहालय में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले
स्कूली छात्र छात्राओं के बीच में प्रमाण पत्र का वितरण हुआ और इसके साथ ही एक अवसर रहा जहां हम अपनी नई पीढ़ी को संग्रहालय के महत्व के बारे में समझा पावे। अगर भविष्य हमको अपना सुधारना है, अतीत से कुछ सबक लेनी है, तो वर्तमान में उन तमाम चीज़ों को जो हमारे वर्तमान के साथ साथ अतीत की यादों को ताज़ा रखते हैं, हमारे लोक परंपरा से जुड़े हुए चीज़ों के मानक रूप में हमारे समाज के बीच उपलब्ध हैं, उन सभी को सुरक्षित रखना, संग्रहित करना और आने वाली पीढ़ियों के बीच उनको विकास क्रम की गति समझाने के लिए एक उपयोगी टूल के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षा देना, ये एक मूल उद्देश्य रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर स्थित रामचंद्र शाही संग्रहालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जो अतीत से जुड़ी हुई चीजों के संग्रहण के लिए। बिहार विश्वविद्यालय में नोडल पदाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। विश्वविद्यालय खुलते ही विभिन्न छात्र संगठन के छात्र नेता भैंस को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने लगे। छात्र नेता पैट 2022 के नोडल पदाधिकारी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं और उनके द्वारा पिछले 10 दिनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। छात्र लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रधान महासचिव गोल्डन सिंह ने कहा कि यही नोडल अधिकारी पैट 2020 को भी संचालित कर रहे थे, जिसमें भारी पैमाने में धांधली हुई, जिसके कारण छात्र महीनों आंदोलनरत रहे और उच्च न्यायालय में भी कई सालों तक मुकदमा और छात्रों का 1.5 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर से उन्हीं को दायित्व देना कुलपति के भ्रष्ट मंशा का जीवंत प्रमाण है और अगर इस फैसले को वह वापस नहीं लेते तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। एआईएसएफ के जिलाध्यक्ष महिपाल ओझा ने कहा कि पैट 2020 के नोडल अधिकारी रहते हुए उन्होंने SC/ST के सीट की हकमारी की और अवैध लेन देन करके वंचित तबके की छात्रों की सांस्थानिक हत्या की। ऐसे लोगों को फिर से जिम्मेदारी देना भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा होने पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। ऐसे में कुलपति को जल्द निर्णय लेकर नोडल पदाधिकारी बदल देना चाहिए। छात्र नेता पंकज सिंह ने कहा कि वो परिवार के नाम पर निजी कॉलेज संचालित करते हैं और इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स रहते हुए अपने कॉलेज को मान्यता देते हैं। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को पद मुक्त करते हुए उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और कुलपति उन्हें नया दायित्व दिए जा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाना पड़ेगा क्योंकि भैंस की ही स्थिति में हमारे वर्तमान कुलपति महोदय हैं। 2020 के जो पैट के नोडल पदाधिकारी थे, उनके ऊपर आरक्षण घोटाला का बात आया। हम लोग हाई कोर्ट में मुकदमा किए, फिर से, और 21 में जब पैट की परीक्षा हुई तो 21 पैट के परीक्षा में तब के वर्तमान कुलपति ने इन्हें हटा दिया, देखते हुए कि एक दागदार हैं, और फिर से इन कुलपति ने उन्हीं को पैट की जिम्मेदारी सौंप दी है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने खुला पत्र भी लिखा कि आइए खुले मंच पे डिबेट करते हैं, आप हारेंगे तो नोडल पदाधिकारी हटाना पड़ेगा और हम हारेंगे तो आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन वो हमको देखना ही नहीं चाह रहे, हमको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम तरसते ही रहे और तुम फलाने। आप लोगों ने आज अनोखे अंदाज 2020 में जब पैट हुआ था, ठीक है, पैट हुआ था, उसी समय से इनके ऊपर आरोप कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू VC से मांग कर रहे हैं कि आप बैठ के वार्ता करिए, ऐसे लोगों को हटाइए। VC एकदम सोए हुए हैं कि नहीं, हम एक बार नोटिफिकेशन जो जारी कर दिए उसके बाद हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, एक बार बात भी हुई, चर्चा भी हुआ, फिर हम लोग गए मिलने, वो कहे कि नहीं हम नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू बात हो रही है। लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि VC साहब को हम लोग बार बार जा करके कह रहे हैं कि आपके जो प्रिय नोडल पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। उनका सबूत हम लोग ने ले जाकर के दिखाया तो वो बोले कि जो ईमानदार होता है उसी पर उंगली उठता है। जो बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, तो उनके ईमानदारी का तो बहुत सारा पर्चा हम लोग रखे हुए हैं। अब कहते हैं कि ठीक है, वो आ जाते हैं जम्मू से तो डिबेट करा देते हैं, तो पता चलता है शाम में 6 बजे वो टहल रहे हैं LS के फील्ड में, कभी विभाग में आप बैठे हुए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।